दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ग्रेस का मतलब होता है दया या फिर कृपा। तो क्या अर्थ हुआ? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड का अर्थ हुआ कि भगवान की दया, फिर भगवान की या फिर भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन इवनिंग a rich merchant was returning to his village after a lot of shopping from the town। क्या अर्थ हुआ? वन इवनिंग। दोस्तों, ये जो हमारा ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमें वॉज का यूज़ करना होगा। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है अ रिच मर्चेंट, ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वन इवनिंग, एक शाम। आ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी। वॉज रिटर्निंग, लौट रहा था। टू हिज विलेज, अपने गांव। आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर ए लॉट ऑफ शॉपिंग, बहुत सारी ख़रीदारी के बाद। फ्रॉम द टाउन, शहर से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन इवनिंग अ रिच मर्चेंट वॉज रिटर्निंग टू हिज विलेज आफ्टर ए लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम द टाउन। एक बार एक अमीर व्यापारी अपने गांव लौट रहा था शहर से बहुत सारी खरीदारी करने के बाद। चलिए, He was riding on his horse and was moving in the midst of a dense jungle। क्या अर्थ हुआ? He was riding on his horse। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। राइड का मतलब होता है किसी पर सवार होना या फिर घुड़सवारी करना। तो क्या अर्थ हुआ? He was riding on his horse मतलब वह अपने घोड़े पर सवार था। एंड वॉज मूविंग, और वो आगे बढ़ रहा था, आज चल रहा था। इन द मिड्स, मिड्स का मतलब बीचों बीच। इन द मिड्स ऑफ ए डेंस जंगल, डेंस का मतलब होता है घना और ये एडजेक्टिव है। इन द मिड्स ऑफ ए डेंस जंगल का मतलब हुआ कि घने जंगल के बीचों बीच। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज राइडिंग ऑन हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर सवार था। एंड वॉज मूविंग इन द मिडस्ट ऑफ अ डेंस जंगल, और वो घने जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ रहा था। चलिए आगे देखिए। Suddenly the weather conditions deteriorated and it became foggy। क्या अर्थ हुआ? Suddenly the weather conditions deteriorated। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों मैं चाहूँगा पहले आप इस वर्ड को नोट कर लें, क्योंकि इस तरह के जो
एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग है वो कम ही देखने को मिलते हैं। DETERIORAT डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बिगड़ना, बद से बदतर होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। डिटीरियोरेट फर्स्ट फॉर्म है, डी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी और ये सेकंड फॉर्म है, तो आपने इन दोनों को नोट कर लें। सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब कि अचानक। द वेदर कंडीशंस, दोस्तों वेदर कंडीशंस का मतलब होता है मौसम के हालात या मौसम की दशा। अचानक जो मौसम की दशा थी, डिटीरियोरेटेड, वो बिगड़ गई। एंड इट बिकेम फॉगी, दोस्तों FOGGY। देखिए फॉग आपने ज़रूर सुना होगा, फॉग का मतलब क्या होता है, धुंध, कोहरा जिसको कहा जाता है, और फॉगी का मतलब होता है धुंधला या फिर कोहरा वाला, जहाँ पर कुछ ऐसा मतलब कि स्पष्ट दिखाई ना दे, थोड़ा धुंधलापन हो जाए, उसको कोहरा युक्त या फिर कह सकते हैं उसको धुंधला कहा जाता है, और ये एडजेक्टिव है। बिकम का मतलब होता है बनना, और ये सेकंड फॉर्म में बिकेम। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला, सडनली द वेदर कंडीशंस डिटीरियोरेटेड एंड इट बिकेम फॉगी। अचानक मौसम की दशा बिगड़ गई और धुंधलापन हो गया। एंड इट बिकेम फॉगी मतलब कि कोहरा हो गया। आगे देखिए, इट वॉज हार्ड फॉर द मर्चेंट टू मूव अहेड। क्या अर्थ हुआ, इट वॉज हार्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। अब ये जो शब्द है हार्ड, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कठिन, सख्त। इट वॉज हार्ड मतलब कि कठिन था, फॉर द मर्चेंट व्यापारी के लिए, टू मूव अहेड। दोनों शब्दों को नोट कर लीजिए, मूव मतलब बढ़ना और अहेड मतलब आगे, आगे बढ़ना। और आगे की स्पेलिंग, ये जो अहेड है इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, AHEAD। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इट वॉज हार्ड फॉर द मर्चेंट टू मूव अहेड। व्यापारी के लिए आगे बढ़ना कठिन था। सडनली सम dacoits surrounded him and asked him to hand over his belongings। क्या अर्थ हुआ, सडनली सम dacoits surrounded him। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, SURROUND। सराउंड का मतलब होता है घेरना, किसी को भी घेर लेना सराउंड कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है सराउंडेड। सडनली मतलब कि अचानक, सम dacoits, दोस्तों डाकू को dacoit कहा जाता है इंग्लिश में, और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ कि अचानक कुछ डाकुओं ने सराउंडेड हिम उसे घेर लिया, एंड आस्क्ड हिम और उसे कहा, टू हैंड ओवर। हैंड ओवर करने का मतलब होता है सौंप देना, उसे सौंप देने को कहा। हिज बिलोंगिंग्स उसका सामान, बिलोंगिंग का मतलब होता है कोई सामान, किसी व्यक्ति का कोई वस्तु वगैरह से बिलोंगिंग कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सडनली सम dacoits सराउंडेड हिम, अचानक कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया, एंड आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर हिज बिलोंगिंग्स, और उसे उसका सामान देने को, सौंपने को कहा। आगे देखिए, द मर्चेंट समहाउ एस्केप्ड। दोस्तों समहाउ जो का मतलब होता है कैसे भी करके, आप इसे भी नोट कर लें, कैसे भी करके इसे समहाउ कहा जाता है। और एस्केप का मतलब होता है किसी जगह से पलायन कर जाना, किसी जगह से जान बचा के चले जाना, बच जाना को एस्केप कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है एस्केप्ड। इसे भी आप नोट कर लीजिए। क्या अर्थ हुआ, द मर्चेंट समहाउ एस्केप्ड, व्यापारी जैसे तैसे बच निकला। द लीडर ऑफ द dacoits tried to shoot the merchant but could not target him because of the fog। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों बड़ा सेंटेंस, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। द लीडर ऑफ द dacoits tried to shoot the merchant। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है।
और ये जो वाक्य है, इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहली वर्ब है, ट्राई का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, और ये सेकंड फॉर्म है ट्राइड। और यहाँ दूसरी वर्ब को यूज़ किया गया है SHOOT, शूट का मतलब होता है किसी पर गोली चलाना। तो दोस्तों आप इस रूल को याद रखें जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिस वाक्य में आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तब आपको कैसे इस वाक्य को बनाना है कि जो पहली वर्ब है उसे आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और रूल के अकॉर्डिंगली जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ हमें करना होगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया गया। लेकिन जब आप दूसरी वर्ब को भी मेंशन करेंगे तो आपको उससे पहले टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो जब आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तब आपको हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ वहाँ पर करना होगा टू के बाद। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द लीडर ऑफ द डेकोइट्स ट्राइड टू शूट द मर्चेंट। डाकुओं के लीडर ने, लीडर का मतलब होता है नेता या फिर मुखिया, डाकुओं के मुखिया ने व्यापारी पर गोली चलाने की, शूट करने की मतलब गोली चलाना, शूट करने की कोशिश की। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि डाकुओं के मुखिया ने व्यापारी पर गोली चलाने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने आपको दो वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो समझाया। मैं चाहूँगा मैं आपको एक वाक्य दूँ, यदि दो वाक्य मैं देता हूँ, यदि आपको स्ट्रक्चर समझ आया है तो आप दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करें और आप उसे कमेंट में शेयर भी करें। नोट कर लीजिए सेंटेंसेस को। राजू डॉक्टर बनना चाहता है। दोस्तों इस वाक्य में दो ही वर्ब का प्रयोग करना है, पहला है चाहना, दूसरा है बनना। एक और वाक्य को नोट कर लीजिए, वह मेरी मदद करने आया। आई रिपीट द सेंटेंस, वह मेरी मदद करने आया। दोस्तों पहला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जो मैंने आपको दूसरा वाक्य दिया है वह मेरी मदद करने आया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है और इसके अंदर भी दो वर्ब हैं। तो दोनों ही जो मैंने आपको वाक्य दिए हैं दोनों में ही दो वर्ब का प्रयोग करना है आपको, और वाक्य को ट्रांसलेट करके कॉमेंट में आप ज़रूर बताएँ। चलिए, तो यहाँ मैंने आपको इस लाइन को ट्रांसलेट कर दिया है कि जो डाकुओं का मुखिया था वो व्यापारी को शूट करना चाहता था, उसे गोली मारना चाहता था, बट कुड नॉट टारगेट हिम। और दोस्तों टारगेट का मतलब होता है किसी पर निशाना लगाना, लेकिन वो उस पर निशाना नहीं लगा सका। बिकॉज ऑफ द फॉग, बिकॉज ऑफ द मतलब की वजह से, बिकॉज ऑफ द फॉग, फॉग मतलब कोहरा, कोहरे की वजह से। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। अब यहाँ से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि डाकुओं के मुखिया ने व्यापारी को गोली मारने की कोशिश की, बट कुड नॉट टारगेट हिम बिकॉज ऑफ द फॉग, लेकिन कोहरे के कारण उसे टारगेट नहीं कर पाया, मतलब उस पर निशाना नहीं साध सका, निशाना नहीं लगा सका। आगे देखिए, The merchant thanked God because of whom his life and wealth were saved। क्या अर्थ हुआ, The merchant thanked God। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। थैंक एक वर्ब है, थैंक का मतलब किसी को धन्यवाद देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि व्यापारी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, बिकॉज ऑफ होम जिसकी वजह से, हिज लाइफ उसका जीवन, एंड वेल्थ और उसकी संपत्ति, वर सेव्ड बच गए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द मर्चेंट थैंक गॉड बिकॉज ऑफ होम हिज लाइफ एंड वेल्थ वर सेव्ड। व्यापारी ने ईश्वर को धन्यवाद किया जिसकी वजह से उसकी जान और उसका जो वेल्थ था, उसका जो माल था, मतलब जो उसकी संपत्ति थी, वो बच गए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, आपने आज इस सेशन में कुछ भी सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं देखता हूँ अक्सर आप लोग चैनल को वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते। मैं इसका रीज़न नहीं समझ पाता कि आप क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। समटाइम आई ट्राई बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, यदि आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो एक एक लाइक है, एक एक जो आपका सब्सक्राइब है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है।
और दोस्तों आगे बढ़ते रहने के लिए और अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छा करते रहने के लिए हर व्यक्ति को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आपने आज कुछ सीखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।